हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 सरल रेखा में गति की जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 2.1 से 2.19 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। देखिए, नीचे दी गई गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। तो कुछ हमारे पास एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है, दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। अब दो स्टेशनों के मध्य जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो स्टेशनों की जो लंबाई है उसके तुलना में कम होगी, तो इसलिए रेलगाड़ी को हम एक बिंदु वस्तु मान सकते हैं। सेकंड है, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। तो इस कंडीशन में हम बंदर को भी एक बिंदु वस्तु मान सकते हैं, क्योंकि जो दिया गया समय है उसमें बंदर द्वारा तय की गई दूरी अधिक है। नेक्स्ट देखिए, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली कोई व्यक्ति गेंद। इस कंडीशन में जो गेंद रोटेट कर रही है समय में अधिक दूरी तय नहीं करेगी, अतः हम जो गेंद है उसको बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन है, गेंद भी बिंदु वस्तु नहीं होगी। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, इसमें किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा कोई बीकर क्या एक बिंदु वस्तु होगी। तो मेज के किनारे से अगर कोई बीकर गिरता है तो वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा, इसलिए जो बीकर है उसको भी हम बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। नेक्स्ट देखिए, दो बच्चे ए व बी अपने विद्यालयों से लौटकर अपने घर क्रमशः पी व क्यू को जा रहे हैं। उनके स्थिति समय ग्राफ को इस तरीके से दर्शाया गया है। तो कुछ बातें हैं जिनको हमें इसमें बतानी है। तो आप ग्राफ देख सकते हैं, दूरी और एक्स और समय टी के बीच में ग्राफ है और दो बच्चों का ये ग्राफ है। फर्स्ट है, बी ए की तुलना में ए बी विद्यालय से निकट रहता है। अब आप ग्राफ से देखिए तो ये दूरी को बता रहा है। तो ये ए के द्वारा तय की गई दूरी है, ये बी के द्वारा तय की गई दूरी है, ये समय एक्स है। तो जो बी है उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सेकंड है, इसमें बी ए की तुलना में ए बी विद्यालय से पहले चलता है। तो ए बी की तुलना में देखिए ये समय है, तो ए ने यहीं से स्टार्ट कर दिया, बी ने एक कुछ टाइम के बाद में स्टार्ट किया है। तो ए पहले चलना स्टार्ट करता है। सी है, बी ए की तुलना में ए बी तेज चलता है। अब जो दोनों दो रेखाएं हैं, ए के लिए एक बी के लिए, तो ये जो रेखा की ढाल है बी की ढाल ज्यादा होगी, यानी बी ए के लिए जो ग्राफ की ढाल है वो ज्यादा होगी, अतः बी ए की तुलना में तेज चलता है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट है डी, ए बी ए और बी घर एक या भिन्न समय पे पूछते हैं, सेम समय पे पूछते हैं या फिर अलग समय पे पहुंचते हैं। तो दोनों अलग समय पे पहुंचते हैं। लास्ट है, ए बी सड़क पर या बी ए एक या दो बार आगे हो जाते हैं, यानी कितने बार ये मिल रहे हैं। तो ये दोनों रेखाएं हैं, तो आप देख सकते हैं ये केवल एक बार ही मिल रही हैं। तो सड़क पर बी एक बार ही ए से आगे निकल जाता है। तो ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया है आंसर्स को। नेक्स्ट देखिए, एक महिला घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर कार्यालय के लिए सीधी सड़क 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। वहां वह शाम 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर आवर की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए और गति का एक्स टी ग्राफ खींचिए। देखिए, महिला के द्वारा तय की गई दूरी, हमें दूरी गिवन है 2.5 किलोमीटर, वेग उसका 5 है।
तो हम निकाल लेंगे समय, आधा घंटा लगता है। घर लौटने में समय, दूरी तो सेम रहेगी 2.5 किलोमीटर। टाइम कितना ले रही, सॉरी स्पीड कितना ले रही है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से टाइम निकाला हमने 1/10 घंटा यानी कि 6 मिनट आया। अब इसको हम ग्राफ से प्लॉट कर देते हैं। देखिए ये इस तरीके से, ये मैंने समय लिया है इधर, और ये जो 9:30 बजे वाला मैंने दिखा दिया, ये 9 बजे से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में निकाला कि आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाती है वो, तो यानी कि 9:30 बजे ये 2.5 किलोमीटर दूरी इसने तय कर ली। ऐसे ही जो 5 बजे तक यहाँ रहती है, तो ये ग्राफ बिल्कुल यहाँ नियत है, इसकी दूरी नियत रहती है। उसके बाद इसकी दूरी घटती जाती है और ये घर पहुंच जाती है। तो ये जो ग्राफ है इसको शो कर रहा है। और हमने और कैलकुलेशन की है आगे कि घर लौटने में लगा समय 6 मिनट। तो 5 बजे तक रहती है, घर लौटने में लगा समय 6 मिनट लगा, तो 5:06 पे घर लौट आती है। नेक्स्ट देखिए, कोई शराबी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ाता है, 3 कदम पीछे आता है। यानी 5 चलता है फिर 3 पीछे आ जाता है, तो ओवरऑल वो 2 ही कदम चला। उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। इसी तरह चलता रहता है। हर कदम 1 मीटर लंबा है, 1 सेकंड समय लगता है। उसकी गति का XT ग्राफ खींचिए। ग्राफ से किसी अन्य विधि से ज्ञात किया जा सकता है कि जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरेगा। तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, या फिर आप वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो 1 कदम है उसका 1 मीटर लंबा है, यानी कि 1 कदम 1 मीटर चलने में लगा समय 1 सेकंड। ये दूरी 1 मीटर, तो 1 कदम 1 मीटर में चलता है तो समय कितना होगा, 1 सेकंड। तो पहले 5 कदम चलने में कितना समय लगेगा, 5 सेकंड। लेकिन 5 कदम चल के वो 3 कदम पीछे आ जाता है, यानी कि ओवरऑल दूरी तो उसने 2 मीटर ही चली ना। इस दूरी को तय करने में लगा समय। अब वापिस वो 2 मीटर पे आ गया, तो वापिस वो जो दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, यानी कि 3 कदम और वो तय करेगा। तो ऐसे उसको 8 सेकंड लग जाएगा, यानी 5 सेकंड और 3 सेकंड और लगेंगे फिर, तो 8 सेकंड होगी। यानी कि जो ये तय की गई दूरी कितनी हो गई, 8 मीटर। अब गड्ढे तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, 13 - 8 मीटर, यानी कि 5 मीटर दूर बचा है गड्ढा। यानी कि अब अगले जो स्टेप है उसमें वो 5 कदम चलेगा और यानी कि 5 सेकंड लगेगा टाइम, उसमें वो गिर जाएगा। तो उससे पहले समय लगा है 32 सेकंड, 5 और सेकंड लगेंगे तो 30 सेकंड बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर आवर की चाल से चल रहा है। इस जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, जो जेट वायुयान है उसकी चाल को VJ से व्यक्त कर लेते हैं, 500 दी हुई है, और जो दहन उत्पाद है उनकी चाल को हम VC से डिनोट कर देते हैं, और जो प्रेक्षक देखने वाला है उसकी चाल को VO से व्यक्त कर देते हैं। तो जेट का प्रेक्षक के सापेक्ष आपेक्षिक वेग क्या होगा, दोनों के अंतर के बराबर। तो प्रेक्षक तो स्थिर है, खड़ा है वहीं, तो इसका वेग तो 0 होगा। तो 500 - 0 500 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन 1 दे लेते हैं क्योंकि इसको हमें यूज लेना है। दहन उत्पाद, अगर जेट यान इधर चल रहा है तो जो दहन उत्पादों की गति साइड में होगी, यानी कि माइनस में होगी। तो VC किसकी मानी थी हमने, VC मानी थी हमने दहन उत्पाद, माइनस VJ प्रेक्षक स्थिर है, तो ये हो गया 1500 किलोमीटर पर आवर। समीकरण 1 और 2 से VJ - V0 प्लस VC - V0 क्या होगा, VJ - V0 500 है, VC - VJ - 1500 है, दोनों को जोड़ेंगे तो -1000 किलोमीटर पर आवर। यानी जमीन पर खड़ा प्रेक्षक दहन उत्पादों की चाल 1000 किलोमीटर पर आवर से महसूस करेगा। नेक्स्ट देखिए, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार को मंदन
यानी कि जो इसका त्वरण है ऋणात्मक, एक समान मानिए, उसका मान निकालिए, कार को रुकने में कितना समय लगेगा। प्रारंभिक वेग 126 किलोमीटर दे रखा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। विस्थापन 200, अंतिम वेग रोक दिया जाता तो अंतिम वेग 0, त्वरण ए ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है। पहले हम लगाते हैं न्यूटन गति का तृतीय समीकरण। v 0 है, u 35 निकाला यहां से, प्लस 2a विस्थापन 200, p आया -3.06, इसका क्या आ गया, त्वरण आ गया। कार इस त्वरण से मंदित हो रही है। अब न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, टी बराबर v माइनस यू अपॉन में a। अंतिम वेग 0 है, u माइनस का 35 है, a का वैल्यू -3.06 रख देते हैं तो 11.44 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंकता है। गेंद की ऊपर की ओर त्वरण की दिशा क्या होगी? फर्स्ट ये हमें बताना है, क्योंकि हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव नीचे की ओर होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है नीचे की ओर, तो इसकी दिशा किधर होगी? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। सेकंड पूछा है, इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण क्या होंगे? जैसे ही गेंद अपनी उच्चतम ऊंचाई प्राप्त करेगी तो वहां आके ये रुक जाएगी, यानी कि वहां इसका वेग 0 हो जाएगा। और त्वरण क्या होगा? त्वरण वही होगा g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण नीचे की तरफ। गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान समय को x0 t0 चुनिए। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिशा x अक्ष की धनात्मक दिशा के बेस पे ही मैं बता रहा हूँ, कुछ कंडीशन चेंज भी इसमें हो सकती है। गेंद के ऊपर और नीचे गति के दौरान स्थिति वेग त्वरण के चिन्ह हमें बताने हैं, तो मैंने ये लिख दिए आपके लिए। ऊपर की ओर गति में जो कंडीशन यहाँ दी गई उसमें स्थिति ऋणात्मक होगी, वेग ऋणात्मक होगा, त्वरण धनात्मक होगा, क्योंकि इसने पहले ही कहा है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिशा एक्स अक्ष को धनात्मक अक्ष मानना है हमें, एक्स अक्ष को धनात्मक अक्ष, उसके लिए कंडीशन निकालिए। तो नीचे की ओर स्थिति धनात्मक, वेग धनात्मक और त्वरण ऋणात्मक। और इसमें है किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है, कितनी देर बाद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। गेंद ऊंचाई पे जाके स्थिर होगी कुछ समय के लिए, फिर वापस आ जाएगी, यानी अंतिम वेग 0 हो जाएगा। u 29 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो v0 u 29 -2, और जो हमारा a होता था 2ax, a की जगह क्या होगा g, तो 9.8, और s हमें कैलकुलेट करना है, यहां से आ जाएगा 42.91 मीटर। फिर हम न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं, v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि जो a है त्वरण है तो यहाँ नेगेटिव वाला लगेगा, -9.8, यानी कि ऊपर की ओर जा रही है तो त्वरण विपरीत वाला, तो यहाँ से आ जाएगा 2.96। कुल समय कितना लगेगा कि अगर जाने में 2.96 लग रहे हैं तो आने में भी 2.96 लगेंगे, यानी कि 5.92 सेकंड कुल समय लगेगा। देखिए 2.8 है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, कारण बताते हुए, उदाहरण देते हुए बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। और एक विमीय गति में किसी कण की कुछ केस हमें दिए गए हैं। यदि किसी क्षण चाल 0 होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है क्या? तो जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके उच्चतम बिंदु पर हमें पता है उसकी चाल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, लेकिन उसका त्वरण 0 नहीं होता, वो 9.8 होता है। ये पिछले वाले केस में हमने देखा था। चाल 0 होने पर उसका वेग अशून्य हो सकता है क्या? ये बात भी गलत है, क्योंकि चाल वेग का परिमाण होता है, तो नहीं हो सकता। सी, चाल स्थिर हो तो त्वरण अशून्य, त्वरण अवश्य ही 0 होना चाहिए अगर चाल स्थिर है। ये बात सही है, क्योंकि किसी क्षण चाल है तो उसका त्वरण होगा, यानी कि त्वरण 0 होगा। चाल स्थिर है तो कहते ना कि
वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो अगर चाल स्थिर है तो त्वरण शून्य होगा। चाल अवश्य ही बढ़ती रहेगी यदि उसका त्वरण धनात्मक हो, ये बात भी गलत है। जब गति की दिशा में त्वरण धनात्मक दिशा में मान लिया जाए तो ये बात असत्य होगी, यानी कि ऊर्ध्वा ऊपर की ओर अगर हम फेंक रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा को धनात्मक मान लें तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की चाल धीमी होती जाएगी, जैसे जैसे जाएगी जाएगी फिर एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगी और फिर उसका वेग शून्य। नेक्स्ट देखिए, गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पे गिराया जाता है। फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। इस गति का t इक्वल टू 0 से 12 सेकंड के बीच चाल समय ग्राफ खींचिए। तो पहली बार जब हम गेंद को गिरा रहे हैं 90 मीटर की ऊंचाई से, तो जब हमारे हाथ में गेंद है तो उसका प्रारंभिक वेग 0, और किस साइड से गिरा रहे हैं 90 मीटर, जी 10 होगा। तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो वो वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर लिख ले, एक की जगह जी। तो 90 और इसको सोल्व किया, t बराबर आया 4.2 सेकेंड। टकराने पर चाल कितनी होगी? v बराबर u प्लस 81, यानी कि u तो हमारा 0 है और एक की जगह जी, तो जी 10 और t 4.24 यानी कि 42.2 मीटर पर सेकंड। पहली उछाल क्या है कि पहली उछाल यानी कि टक्कर के बाद जो गेंद की दिखाई दिया है इसमें गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है, यानी कि 9/10 रह जाती है, यानी कि इसका 9/10 रह जाएगी। तो ये आपने बताया 9/10, इसको सोल्व किया 38.16 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है कि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय क्या होगा? T2 बराबर U अपॉन में जी। ये इसका वेग है, ये ग्रेविटी है, तो ये 3.816 है। फर्श पे आने में कितना समय लगेगा? तो ये 4.24 पहली बार सभी गिरी वो वाला समय, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार ये वाला जो समय है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 11.87 मीटर। ये इस तरीके से जो ग्राफ है जो ये इसको शो कर रहा है, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की गति, फिर यहाँ से फर्श से ये उछाल करेगी, फिर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति होगी, फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति होगी, फिर थोड़ा उछलेगी। इस तरीके से इसकी गति। उदाहरण सहित निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट करना है। किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण, किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण, जैसे कभी कभी दूरी भी कहा जाता है। किसी कण द्वारा उसी अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई क्या होगी? अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन कुल लंबाई यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु उसके बीच की दूरी है। तो कोई कण ए से बी तक जाता है, फिर बी से ए तक आता है, तो इस स्थिति में दूरी तो क्या होगी? ए से बी तक, फिर बी से ए तक, इनको दोनों को जोड़ लेंगे यानी कि 2ab हो जाएगी। लेकिन उस कंडीशन में उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसी बिंदु पे आ गई, इसलिए विस्थापन शून्य। और ये कहा है कि समान समयांतराल में औसत वेग परिमाण उसी अंतराल में औसत चाल, किसी कण की औसत चाल को समांतराल द्वारा विभाजित की गई कुल पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रदर्शित कीजिए कि ए और बी दोनों में दूसरी राशि पहले से अधिक या उसके बराबर है। समता का चिन्ह कब सत्य होता है, ये हमें बताना है। तो पिंड को वापस ए पर आने में कितना समय लगेगा? तो हमें पता है कि ये जाएगी ऐसे, ये जाएगी ऐसे, ये ऐसे गई, ऐसे वापस आई, यानी कि 2ab दूरी हो गई और समय उसमें लगा t, तो ये औसत चाल हो जाएगी। और औसत वेग क्या होगा? वेग, औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन अपॉन में समय, तो विस्थापन तो इसका 0 है, 0 अपॉन में t, तो औसत वेग 0 हो गया। हम जानते हैं कि औसत चाल ग्रेटर देन इक्वल टू औसत वेग होता है। आप लिख सकते हैं चाहे तो ये कि औसत चाल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू औसत वेग, यानी कि विस्थापन का जो परिमाण है तब अधिक होगा
जब पिंड दिशा परिवर्तन किए बिना सरल रेखा पे गति करे। नेक्स्ट देखिए, कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल चलता है, परंतु बाजार बंद देखकर उसी क्षण वापस मुड़ जाता है तथा 7.5 किलोमीटर की चाल से घर लौटता है। यानी व्यक्ति को बाजार पहुंचने में कितना समय लगा? दूरी 2.5 किलोमीटर, स्पीड 5, 30 मिनट लगी। घर वापस आएगा, दूरी तो वही है, किस स्पीड से आया? 7.5 से, यानी लगे 20 मिनट। अब कुछ चीजें दी हैं, कुछ समय अंतराल दिए हैं जिन्हें हमें उस व्यक्ति का माध्य वेग का परिमाण माध्य चाल ये ज्ञात करना। 0 से 30 मिनट, तो यानी इसमें औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत डेल्टा एक्स क्या होगा? 2.5 किलोमीटर, यानी दूरी तो वही है। समय 30 मिनट, इसको पर आवर में चेंज कर ले, 30/60, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर हो गया 0 से 30 मिनट के बीच में। अब 0 से 50 मिनट में औसत वेग क्या होगा? औसत वेग यानी कि कुल विस्थापन अपॉन में समय, तो ये आएगा 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि औसत वेग उसका 0 होगा। यात्रा में लिया गया कुल समय 20, फिर लगे 30, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 50 मिनट। घर वापस आता है तो कुल विस्थापन 0 हो जाता है। औसत चाल आने की 2.5, वापस आने की 2.5 किलोमीटर यानी 5, समय वही है, तो औसत चाल हो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर। अब 0 से 40 मिनट में वापस लौटते समय कितना? 10 मिनट। 10 मिनट में तय दूरी कितनी होगी? वेग गुणा समय। वापस 7.5 किलोमीटर की वेग से लौटता है, समय 10 मिनट, 10/60, यानी कि इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1.25 किलोमीटर। तो कुल विस्थापन 2.5 माइनस 1.25 यानी 1.25 किलोमीटर। औसत वेग क्या होगा? यानी कि कुल विस्थापन अपॉन में समय 40 था, 40/60 यानी घंटे में बदल दिया इसको, 1.875 किलोमीटर बराबर। औसत कितना हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा 2.5 प्लस 1.25, 40 मिनट, 40 किलोमीटर, 40 मिनट को आवर में चेंज कर दिया, तो यह 5.625 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि हमने अभ्यास 2.1 में औसत चाल औसत वेग के परिमाण के बीच अंतर स्पष्ट किया है। यदि हम ताक्षणिक चाल व वेग के परिमाण पर विचार करते हैं तो इस तरह का अंतर करना आवश्यक नहीं होता। ताक्षणिक चाल हमेशा ताक्षणिक वेग के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि अल्प समांतराल के लिए विस्थापन का परिमाण सदैव दूरी के तुल्य होता है, या आप रिलेशन भी जानते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्राफ दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि एक विमीय गति संभव है या नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट देखिए, कण में एक ही समय दो स्थितियां नहीं हो सकती। कण जैसे ये समय को व्यक्त कर रहा है, ये स्थिति को, तो यहाँ जो कण की, देखिए यहाँ कण की दो स्थितियां हो जाएंगी, तो ये चीज संभव नहीं है, एक ही समय पे दो स्थितियां। सेकंड देखते हैं, कण की एक समय में दो विपरीत दिशाओं में गति नहीं हो सकती। ये वेग और समय ग्राफ है, तो दो दिशाओं में गति नहीं हो सकती, तो ये भी एक विमीय गति नहीं है, द्विविमीय गति का एग्जाम्पल हो सकता है। थर्ड है, ये चाल दिखाइए, ये जैसे मान लो कि चाल ऊपर वाला पॉजिटिव अक्ष है, नेगेटिव अक्ष, तो इसमें चाल प्लस और नेगेटिव हो रही है, तो ये भी संभव नहीं है, एक में गति नहीं हो सकती। डी, कुल पथ की लंबाई है, तो किसी समय में जो कुल पथ की लंबाई है कभी भी समय के साथ कम नहीं हो सकती दूरी, तो ये भी नहीं होगी, यानी कि कोई भी ग्राफ एक विमीय गति को निरूपित नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये चित्र 2.11 में किसी कण की एक विमीय गति xt ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ से क्या यह कहना ठीक होगा कि कण t इज लेस देन 0 के लिए किसी सरल रेखा में और t इज ग्रेटर देन 0 के लिए परवलय पथ में गति करता है? यदि नहीं तो ग्राफ के संगत उचित भौतिक संदर्भ का सुझाव दीजिए। ये बात गलत है, t इज लेस देन 0 के लिए कण सरल रेखा में
और ग्रेटर देन के लिए परावर्तक पथ में होगा, क्योंकि जो एक्स टी ग्राफ कण की गति का पथ नहीं दर्शाता, ये वाला कण की गति के पथ को नहीं दर्शा रहा है। यहाँ टी इक्वल टू जीरो पर, जो समय टी इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ जो एक्स है वो भी क्या है, जीरो है। तो ये उस तरीके से हो सकता है कि जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह है, वहां से किसी पत्थर को गिराया जा रहा है, कोई वस्तु को छोड़ रहे हैं, तो वो वाला केस हो सकता है कि टी इक्वल टू जीरो, समय जीरो है, तो जो वस्तु की स्थिति है वो भी क्या है, जीरो। किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर की चाल से चोर की कार पर गोली चलाती है। यदि गोली की नाल मुखी 150 मीटर पर सेकंड है, तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी। पुलिस की गाड़ी की चाल को हम वीपी मान लेते हैं और इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। जो चोर की गाड़ी की चाल है वीटी, उसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब गोली की चाल क्या होगी, जो पुलिस की गाड़ी की चाल प्लस गोली की चाल, गोली की दागी गई चाल है ना, दोनों का योग यानी 25/3 प्लस 150, तो ये हमारे पास आ जाता है 475 बटा में, और इसमें मेरे को 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 3 एलसीएम लेंगे तो ये 150, 450, और इस तरीके से ये हो जाएगा 475। अब कार के सापेक्ष गोली का अपेक्षित वेग क्या होगा, वीबी माइनस वीटी। वीबी किसका वेग है, गोली, और टी वीटी चोर का। तो 475 अपॉन 3 माइनस 160/3 यानी 105 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए ग्राफ के लिए उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। तो देखिए, जब चिकने, जो पहला ग्राफ किसको दर्शा रहा है, चिकने फर्श पर रखी गेंद को गतिमान किया जाता है तो दीवार से टकरा के क्या होती है, मंदित होती है, उसकी गति लगातार कम होती जाती है और वो विराम में आ जाती है। ये इसका ग्राफ है। बी, जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर किसी वेग से फेंका जाता है और बार बार वो नीचे फर्श से टकराती है, तो टकराकर उसकी चाल ऊपर की ओर गति करेगी, कम चाल से ऊपर की ओर गति कम करेगी और धीरे 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 विराम। सी किसको दर्शाता है कि एक समान वेग से गतिशील कोई क्रिकेट की गेंद है और अल्प समय के लिए वो बैट को हिट करती है और वापस लौटती है, उसका ये ग्राफ है। नेक्स्ट देखिए, किसी कण के लिए सरलावर्ती गति के लिए एक्स ग्राफ दर्शाया गया है और इस गति के लिए कुछ समय दिए हैं, उस पर हमें स्थिति वेग के त्वरण के चिन्ह क्या होंगे ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हम देखते हैं, तो हम जानते हैं सरलावर्त गति, उसके लिए फॉर्मूला त्वरण ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां ओमेगा एक स्थिरांक होता है, वेग वी डी एक्स अपन में डी टी होता है, टी इक्वल टू 0.3 तथा एक्स जो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहां आप देखें टी इक्वल टू 0.3 सेकेंड यानी कि ये समय एक्स है, 0.3 यानी कि एक से कम, यानी कि ये यहाँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, त्वरण ए धनात्मक होगा, वेग ऋणात्मक होगा और एक्स टी ग्राफ का ढाल भी क्या होगा, ऋणात्मक। बी 1.2 सेकेंड, 1.2 सेकेंड वाले में एक्स टी ग्राफ 1.2 यानी कि ये ऊपर वाला, एक्स टी ग्राफ का ढाल धनात्मक, वेग धनात्मक और त्वरण ए वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट टी माइनस 1.2 सेकेंड के लिए माइनस 1.2 सेकेंड, यानी कि इस कंडीशन में माइनस 1/2 सेकेंड इधर होगा, तो जो ढाल है वो ऋणात्मक होगी नीचे की तरफ और वेग भी धनात्मक होगा, जबकि जो त्वरण ए है वो धनात्मक होगा। चित्र 2.14 में किसी कण की एक विमीय गति का एक्स टी ग्राफ दर्शाया गया है, 3 समांतराल दिए गए हैं और औसत चाल कब अधिकतम होगी न्यूनतम होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि भाग 3 में, ये जो भाग 3 है इसमें औसत चाल अधिकतम होगी।
और भाग 2 में जो औसत चाल है वो न्यूनतम होगी, और जो भाग 1 2 3 है उसमें वेग ग्रेटर देन 0 होगा, भाग 3 में वेग लेस देन 0 होगा। ये ग्राफ के आधार पे हम बता सकते हैं। लास्ट डायग्राम है कि किसी चित्र में नियत स्थिर दिशा के अनुदिश से चल रहे कण का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है। 3 समांतराल दिए गए हैं और औसत त्वरण का परिणाम अधिकतम होगा, औसत चाल अधिकतम होगी, धनात्मक गति की दिशा स्थिर चुनते हुए बी ए के चिन्ह बताइए। तो भाग 2 में त्वरण, देखो भाग ये 2 है, इसमें जो त्वरण है किसके बीच में, स्पीड और समय के बीच में ग्राफ है, तो त्वरण का परिणाम अधिकतम होगा। जो भाग 3 है इसमें जो हमारी औसत चाल है वो अधिकतम होगी, और भाग 1 2 3 है इसमें मैं आगे लिख दिया है, इसमें वेग ग्रेटर देन होगा, भाग 1 में त्वरण 0 से बड़ा होगा, भाग 2 में जो त्वरण है यहाँ ग्राफ में वो लेस देन होगा, भाग 3 में ए ग्रेटर देन होगा 0 से, और ए बी सी डी बिंदुओं पर त्वरण 0 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।